दैत्य कुछ भी नहीं थे, इसलिए बहुत ही कम समय में उसने सभी को मार डाला, जिसके बाद उन दैत्यों के शरीर समंदर में तैरने लगे। ये देखकर शिवा ने गहरी आवाज में कहा, भले ही इन बड़े दैत्यों के शरीर में बहुत काम की चीजें मौजूद होंगी, लेकिन मेरे पास इन्हें वापस ले जाने का वक्त नहीं। असल में शिवा जानता था कि समुद्री दैत्य अब किसी के भी काबू में नहीं है, लेकिन वो अभी भी जंग के मैदान में थे, और अगर वो उन सभी समुद्री दैत्यों के शरीर को किनारे तक ले जाता तो उसे काफी वक्त लगता, लेकिन वो उन्हें ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने शरीर से दिव्य शिल्पकार हांडी निकालकर उसका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। दिव्य शिल्पकार हांडी उसके शरीर से बाहर निकलने के बाद बड़े आकार की होने लगी। उसके बाद शिवा ने समुद्री दैत्यों के शरीर को उठाकर हांडी में डालना शुरू कर दिया। हांडी ने भी बिल्कुल किसी राक्षस की तरह उन सारे शरीरों को निगल लिया। ये देखने के बाद शिवा ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि किसी दिन मैं लाशों को खजाने की तरह उठाऊंगा। ये कहने के बाद उसने एक एक करके सभी समुद्री दैत्यों को हांडी के अंदर डाल दिया। फिर हांडी को वापस अपने शरीर में डालकर वो किनारे की तरफ चला गया। उसकी रफ्तार इस वक्त बहुत तेज थी, इस वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ समुद्री दैत्य घबराकर वापस समंदर में जा रहे और कुछ पागलों की तरह एक दूसरे पर ही हमला कर रहे। असल में वो दैत्य काफी खूंखार तो लग रहे थे, लेकिन अब वो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, इसलिए सभी योद्धा मिलकर आसानी से समुद्री दैत्यों पर काबू कर रहे थे। किनारे पर पहुंचने के बाद शिवा ने भी समुद्री दैत्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल वो किसी भी समुद्री दैत्य को बचकर जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने फिर से दिव्य शिल्पकार हांडी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। शिवा ने अपने शरीर से दिव्य शिल्पकार हांडी बाहर निकाली, फिर दिव्य नाग जंजीर की मदद से बहुत सारे समुद्री दैत्यों को एक साथ हांडी में डालने लगा। इस समय शिवा बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह बन गया था, जो हर समुद्री दैत्य को निगल रहा था। आधे से ज्यादा समुद्री दैत्यों को मारने के बाद शिवा ने दिव्य शिल्पकार हांडी को अपने शरीर में डाल दिया। फिर उसने आसपास देखा, जहां पर बहुत सारे समुद्री दैत्यों की लाशें पड़ी थी। उनकी तरफ से लड़ रहे योद्धा भी अब गहरी गहरी सांसें लेने लगे थे। आखिरकार अब ये भयानक जंग खत्म जो हो चुकी थी। तभी एक ऑफिसर की नजर शिवा पर गई। उसे देखकर ऑफिसर ने उत्सुकता से कहा, दिव्य नागों के राजा आ गए। दिव्य नागों के राजा शिवा शास्त्री वापस आ गए। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना तो सबका ध्यान शिवा की तरफ चला गया। उन्होंने शिवा को खुश करने के लिए कहना शुरू कर दिया, दिव्य नागों के राजा, मैंने इस बार 5 समुद्री दैत्यों को मारा है। मैंने पूरे 7 को मारा है और अपने 2 साथियों को भी बचाया है। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो फिर हम फक्र से कह सकते हैं कि हमने दिव्य नागों के राजा शिवा के साथ जंग में भाग लिया। ऐसे ही सभी खुशी जाहिर करने लगे और उन सब की बातें सुनने के बाद शिवा को काफी अच्छा महसूस होने लगा। उसने कैलाश पर्वत पर पहले ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लिया था और उसके सामने मौजूद लोगों ने भी अनजाने में ही सही, लेकिन काफी अच्छा काम किया था। इसीलिए शिवा ने शांति से कहा, मुझे आप सभी के साथ जंग में शामिल होकर काफी अच्छा लगा, लेकिन अभी ज्यादा खुश होने का समय नहीं। किनारे पर अब भी कहीं कहीं समुद्री दैत्य छुपे हुए होंगे। उन्हें मारकर हमें अपने साथियों का इलाज करना है, इसलिए आप सभी बाकियों की मदद करने के लिए जाइए। यह सुनकर वहां मौजूद योद्धाओं ने अपना सर झुकाकर कहा, ठीक है, जैसा दिव्य नागों के राजा कहें। इतना कहने के बाद वो लोग बाकी बचे हुए समुद्री दैत्यों को मारने चले गए। वहीं शिवा सीधा आसमान की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त तो उसके लिए सबसे जरूरी काम दिव्य हांडियां वापस अपने शरीर में डालना था। लेकिन वो काफी दूरी पर थी, इसीलिए शिवा ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसकी रफ्तार देखने के बाद वहां मौजूद बाकी सभी लोग बेहद हैरान हो गए। वो बस उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन वो भी ऐसे ही हवा में उड़ पाए। अगर अतीत की बात होती तो शायद उनमें से कोई इस बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन जब से दिव्य नागों के राजा शिवा आए थे तब से लगभग 20 से ज्यादा लोग
अपने शरीर के सातों चक्र जागृत कर चुके थे। इस वजह से उन सभी को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। खैर, उन सबकी नजरों को नजरअंदाज कर शिवा पहले मनुशत्रुपा हांडी के नजदीक आया। फिर उसने मनुशत्रुपा हांडी को अपने शरीर के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो दिव्य सुनहरी हांडी की तरफ बढ़ा, जो इमरजेंसी सप्लाई के बेस कैंप के ऊपर मौजूद थी और जिसके कारण आसपास ऊर्जा जाल बना हुआ था। सुनहरी हांडी के आसपास सभी महागुरु मौजूद थे। जब उन लोगों ने शिवा को देखा तो उनके चेहरे से चिंता भरे भाव हट गए और उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, दिव्य नागों के राजा, आखिरकार आप वापस आ गए। देखिए, आपके ऊर्जा जाल को पार करके ना तो कोई अंदर जा पा रहा है और ना ही कोई बाहर आ पा रहा है। अभी सबको इमरजेंसी सप्लाई की जरूरत है। आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो शायद जनरल अवंतिका तो चिंता के कारण ही मर जाती। जब शिवा ने सुना तो वो खुद को दोषी महसूस करने लगा। फिर उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, लगता है मुझे देरी हो गई, पर चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस ऊर्जा जाल को हटा देता हूँ। इतना कहने के बाद शिवा ने ऊर्जा जाल को हटा दिया। फिर सुनहरी दिव्य हांडी को भी वापस अपने शरीर में डाल दिया। उसके बाद वो जमीन पर आया तो उसे देखकर जनरल अवंतिका ने राहत की सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ कि आप वक्त पर आ गए दिव्य नागों के राजा, नहीं तो हमारी सारी सप्लाईज खत्म होने के कारण कुछ ऑफिसर की जान ही चली जाती। ये सुनकर शिवा ने शांति से कहा, माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई, पर मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। शिवा की बात सुनकर जनरल अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नागर भावी आश्रम के लोगों के पास दवाइयां मौजूद थी, इसलिए हम बहुत सारे लोगों का इलाज करने में सफल रहे। लेकिन अगर आप थोड़ी और देरी से आते तो उसके बाद क्या होता, ये बता पाना मुश्किल है। ये सुनकर शिवा ने एक नजर जनरल अवंतिका के गंदे कपड़ों की तरफ देखा, फिर शांति से पूछा, क्या अभी आपको मेरी मदद की जरूरत है? ये सुनकर जनरल अवंतिका ने कुछ पल तक सोचने के बाद अपना सर झटकते हुए कहा, नहीं, अभी आपकी मदद की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप बहुत थक गए होंगे, इसीलिए अच्छे से आराम कीजिए। हो सकता है बाद में फिर से समुद्री दैत्य हम पर हमला करें। जनरल अवंतिका की बात सुनकर शिवा ने शांति से कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई हमला होगा। मैंने आज के हमले के पीछे मौजूद मास्टरमाइंड को मार दिया है। वो दिव्य गिरिजा संप्रदाय का महामहिम था। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग बेहद हैरान हो गए। वहां जो कुछ भी हुआ, शिवा ने वो सब जनरल अवंतिका को बता दिया, जिसे जानने के बाद वो इस सोच में डूब गई कि अब आगे क्या करना है। तभी एक जनरल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अब समझ आया कि समुद्री दैत्य अचानक से हड़बड़ा क्यों गए और भागने क्यों लगे। ये इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने वाला इंसान मारा गया, और इसी वजह से हम उन पर पलटवार कर पाए। ये सब आपकी वजह से हुआ है दिव्य नागों के राजा शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया। महागुरु जयद्रथ ने भी जनरल का साथ देते हुए कहा, सच में दिव्य नागों के राजा शिवा बेहद समझदार है। उनकी वजह से हम सही वक्त पर सतर्क हो गए। इस बार पहले से सतर्क रहने की वजह से बहुत कम लोगों की जान गई है। अगर हमें थोड़ी भी देरी होती तो परिणाम बेहद भयानक होते, और ये सब केवल दिव्य नागों के राजा शिवा की वजह से ही हो पाया है। उनकी बात सुनने के बाद और भी लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे और शिवा की तारीफ करने लगे। सबकी बातें सुनने के बाद शिवा केवल मुस्कुराया, लेकिन क्योंकि वो सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने बात को पलटते हुए कहा, आज की जीत हम सबकी वजह से हासिल हुई है। खैर, ये सब छोड़िए, महागुरु जयद्रथ, जख्मी योद्धाओं की हालत कैसी है? असल में नागर भावी आश्रम के लोगों को जख्मी योद्धाओं के इलाज की जिम्मेदारी दी गई थी, इसीलिए महागुरु जयद्रथ, जो कि नागर भावी आश्रम के महागुरु थे, उन्हें सबके बारे में जानकारी थी। इसीलिए महागुरु जयद्रथ ने गहरी आवाज में कहा, बहुत सारे लोग घायल हो गए, लेकिन हम उन सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को भी बिना ठीक किए नहीं मानेंगे। शिवा ने सुना तो अपना सर हिलाया। फिर वो सोचने लगा कि उसके आश्रम के लोगों का क्या हाल होगा। वो लोग अभी भी बचे हुए समुद्री दैत्यों को मार रहे थे, इसलिए शिवा ने सभी के आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे गेंडा स्वामी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आता हुआ नजर आया।
उसके हाथ पर बहुत भयानक चोट लगी थी और शरीर के कुछ अंगों पर भी घाव थे। ये देखने के बाद शिवा उसके नजदीक गया। जैसे ही उसने गेंडा स्वामी के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा तो वो खुद को दोषी महसूस करने लगा। असल में उसने ही गेंडा स्वामी को कहा कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो कवच के सहारे रहना छोड़ना होगा। शायद अगर शिवा ने ऐसा ना कहा होता तो गेंडा स्वामी कवच पहनकर जंग के मैदान में जाता और इतना घायल नहीं होता। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने शांति से कहा, गेंडा स्वामी, तुम बेहद घायल हो, फिर भी तुमने अपना इलाज नहीं करवाया। चलो कहीं और चलते हैं, मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। जब गेंडा स्वामी ने सुना तो चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अरे शिवा भाई, ये तो छोटी सी चोट है, मैं बाद में इसका इलाज करवा लूंगा। इतना कहने के बाद गेंडा स्वामी की नजरें किसी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसने जनरल अवंतिका को देखा, उसने अपना गला साफ किया और बालों को बिगाड़ दिया। उसके बाद उसने अपने शर्ट की बाजू फाड़ दी ताकि उसका घाव अच्छे से दिख सके। फिर वो चेहरे पर कठोर भावों के साथ आगे बढ़ा, मानो जैसे उसे बिल्कुल भी चोट ना आई हो, और उसने तेज आवाज में कहा, शिवा भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे जनरल अवंतिका, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे आप ठीक तो हैं? हाँ, सच में सभी लोगों ने काफी मेहनत की है। वैसे अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। गेंडा स्वामी आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। ये सुनकर जनरल अवंतिका, जो कि इस वक्त बाकी जनरल्स को आदेश दे रही थी, उसकी नजर चोटिल गेंडा स्वामी पर गई, जिसे देखने के बाद उसने हैरानी से कहा, अरे गेंडा स्वामी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुमने अभी तक इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? अरे कोई जल्दी से जाकर नागर भावी आश्रम के आचार्य को बुलाकर लाओ और गेंडा स्वामी का इलाज करवाओ। जनरल अवंतिका की बात सुनकर गेंडा स्वामी ने अपना सर उठाकर कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो छोटी मोटी चोट है, इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल हैं, पहले उनका इलाज करना जरूरी है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी गेंडा स्वामी ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने खून से भरे हाथ को पीठ के पीछे कर लिया। उसके बाद उसने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ कहा, जनरल अवंतिका, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं बहुत थक गया हूं तो आराम करने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद वो जाने लगा, लेकिन तभी जनरल अवंतिका ने उसके खून से सने हाथ को पकड़ लिया। तो क्या गेंडा स्वामी की जान? जनरल अवंतिका ने चेहरे पर सख्त भावों के साथ कहा, तुम पहले ही बहुत घायल हो, इसीलिए पहले तुम्हारा इलाज होना चाहिए। वैसे भी तुमने जंग में बहुत मदद की है, इसीलिए अभी तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं। मेरे साथ चलो और ये मेरा आदेश है। उसकी बात सुनकर गेंडा स्वामी ने नाटक करते हुए कहा, अरे पर मुझे अभी बहुत सारे काम हैं, उन्हें पूरे किए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, मैं आपका आदेश मान लेता हूँ। अगर आप पहले मेरा इलाज करना चाहती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा शिवा ये सब देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और उसने शांति से कहा, मुझे नहीं लगता कि गेंडा स्वामी को कुछ होगा, चलो अब बाकी काम करते हैं। उसने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर आचार्य नल और नील आ गए। सबसे पहले आचार्य नल ने कहा, छोटे मालिक, जीत की शुभकामनाएं। आपकी वजह से समुद्री दैत्यों से लड़ाई करने में बेहद आसानी हुई। शिवा ने सुना तो गंभीरता से पूछा, शेषनाग शक्ति आश्रम के कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की जान गई? यह सुनते ही आचार्य नल ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं और 8 लोगों को थोड़ी बहुत चोट आई है, इसके अलावा किसी की भी जान नहीं गई। ये सुनकर शिवा ने हैरानी से कहा, क्या सच में? वाकई में किसी की भी जान नहीं गई? असल में वो जानता था कि इस बार समुद्री दैत्य बहुत भारी संख्या में हमला करने के लिए आए थे और शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग मेन टीम में थे, लेकिन उसके आश्रम से कोई भी मारा नहीं गया था। इस बात से शिवा सच में हैरान हो गया था, साथ में उसे राहत भी महसूस हो रही थी।
वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी आचार्य नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जी छोटे मालिक, किसी की भी जान नहीं गई। हमारे सभी लोग अपनी ताकत बढ़ाने पर बहुत ध्यान देते हैं और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इस बार भी उन्होंने आपको निराश नहीं किया। वैसे हम मिस मीनाक्षी को भी देखकर आ गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। आचार्य नील की बात सुनकर शिवा ने अपना सर हिलाया। असल में गेंडा स्वामी ने उसे बताया था कि शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो शिवा को निराश नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते थे कि उनके महागुरु को उनकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। खैर, आचार्य नील ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग आराम कर रहे हैं। क्या हम लोगों को भी समुद्री दैत्यों के शरीर को उठाने का काम करना है? भले ही समुद्री दैत्य मारे गए हैं, लेकिन उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी काम की हैं और उन्हें अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। उनका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे लोगों ने 2 बड़ी व्हेल को भी मारा है, तो उनकी मदद से हम और कवच बना सकते हैं। शिवा ने कुछ पल तक इस बारे में सोचने के बाद गंभीरता से कहा, अब क्योंकि हमने सारे अधिकार जनरल अवंतिका को दे दिए हैं, तो हम उनके आदेश मानेंगे। वैसे भी शेषनाग शक्ति आश्रम के लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए सभी को फिलहाल आराम करने दो। उसकी बात सुनकर आचार्य नल और नील ने सहमति जताई। फिर वो वहां से चले गए। शिवा भी सीधा मीनाक्षी से मिलने चला गया। जब वो इमरजेंसी सप्लाई रूम में पहुंचा तो मीनाक्षी काम करने में व्यस्त थी, लेकिन अपने भाई को देखने के बाद मीनाक्षी ने तुरंत कहा, भैया अभी मुझे बहुत काम है, लेकिन आपका साथी जानवर घायल है, वो भी गंभीर रूप से। वो अभी कुछ पल पहले ही यहाँ पर आया था, फिर अचानक से गायब हो गया। आपको उसे ढूंढने जाना चाहिए। शिवा ने यह सुना तो लाचारी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। असल में इस समय शिवा को ऐसा लग रहा था कि सभी लोग व्यस्त हैं, केवल वही खाली है, और ये सोचकर वो अपने साथी जानवर पांडा को ढूंढने चल पड़ा। शिवा ने अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल कर छोटे पांडा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो इमरजेंसी सप्लाई रूम में नहीं था। फिर शिवा वहां से बाहर गया तो उसे किनारे पर अपने पांडा के होने का पता चला। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे समुद्री दैत्यों की लाशों का ढेर एक जगह पर इकट्ठा किया गया था और अभी भी बहुत सारे लोग लाशें लेकर आ रहे थे। तभी उन लोगों की नजर शिवा पर गई। उसे देखने के बाद लॉ एनफोर्समेंट टीम के एक ऑफिसर ने तुरंत पूछा, दिव्यनागों के राजा शिवा, आप यहाँ पर? क्या आपको कुछ काम है? देखिए ये जगह बेहद गंदी है, तो आपको संभल कर चलना होगा। जब शिवा ने सुना तो शांति से कहा, मैं यहाँ पर ऐसे ही टहलते हुए आ गया, तुम सभी अपना काम जारी रखो। इतना कहने के बाद शिवा ने दूरदृष्टि की मदद से आसपास की जांच की। तब उसे समुद्री दैत्यों की लाशों के बीच अपना पांडा दिखा। उसे देखने के बाद शिवा समझ गया कि किसी ने उसे समुद्री दैत्य समझकर लाशों के साथ रख दिया, लेकिन उसने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि पांडा को लेने के लिए लाशों के ढेर के पास जाने लगा। ये देखने के बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा, दिव्यनागों के राजा शिवा, आपको कौन से समुद्री दैत्य का शरीर चाहिए? आप बस हमें आदेश दीजिए, हम उसे आपके घर तक पहुंचा देंगे। क्या आपको सुनहरी सील चाहिए? मैंने सुना है कि उसका शरीर बेहद कीमती है और यहाँ पर 3 फन वाले सांप का शरीर भी है। क्या आपको वो चाहिए? ये सुनकर शिवा समझ गया कि वो लोग उसकी चापलूसी करते रहेंगे, इसलिए उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, वो बस मेरा साथी जानवर इन लाशों के बीच फंस गया है, मैं उसे ही लेने आया। शिवा की बात सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए और उन्होंने मदद करने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, दिव्यनागों के राजा, आपका साथी जानवर भी है और वो यहाँ पर है? अरे क्या किसी ने उसे यहाँ देखा? जल्दी से आसपास ढूंढो, जल्दी करो। वैसे दिव्यनागों के राजा, आखिर आपका साथी जानवर दिखता कैसा है? उनका सवाल सुनकर शिवा ने बेफिक्री से कहा, एक गंदे से काले भालू की तरह। इतना कहने के बाद शिवा की नजरें समुद्री दैत्यों की लाशों के ढेर के ऊपर गई। वो जानता था कि उसका पांडा वहीं पर है और वो मरने की कगार पर है। उसके शरीर में बहुत सारे जहरीले डंक घुसे हुए थे और बहुत सारे समुद्री दैत्यों के दांतों के निशान भी उसके शरीर पर मौजूद थे। शिवा जानता था कि उसके पांडा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथ को हवा में हिलाकर
समुद्री दैत्यों की लाशों को हटा दिया। उसके बाद एक छोटा पांडा सभी को नजर आया, जिसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन शिवा की मौजूदगी महसूस करने के बाद उसने पूरी ताकत के साथ अपनी आंखें खोली। वहीं उसे देखने के बाद वहां मौजूद बाकी लोग हैरान हो गए। उन्हें तो लगा था कि शिवा का साथी जानवर कोई भयानक और बड़ा जानवर होगा, लेकिन उसका साथी जानवर तो छोटा सा पांडा था, जो कि इस वक्त मरने की कगार पर था। वहीं दूसरी ओर शिवा को देखने के बाद पांडा के शरीर में न जाने कहां से ताकत आ गई और वो अपनी पूरी कोशिश करके उठकर चलते हुए शिवा के पास आ गया। उसे देखने के बाद शिवा ने गंभीरता से कहा, छोटे दोस्त, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें और हिम्मत दिखानी होगी। इतना कहने के बाद शिवा अपने पांडा को लेकर वहां से चला गया। उसे अपने कमरे में लाने के बाद शिवा ने उसका इलाज शुरू किया। उसने पाया कि पांडा की हालत बेहद गंभीर है। हालांकि शिवा जानता था कि अगर वो खुद भी अपने पांडा का इलाज करे तो भी उसके बचने के आसार बेहद कम हैं। फिर भी उसने अपने पांडा का इलाज करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि पांडा के अंदरूनी अंगों पर बहुत चोट थी और ऐसे हालात में भी वो जिंदा था। ये बहुत बड़ी बात थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसके शरीर में जहर भी फैल चुका था और छाती पर एक बहुत बड़ा घाव था। उसकी हड्डियां भी टूट गई थी और उसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन था। यह सब देखने के बाद शिवा ने गहरी आवाज में कहा, लगता है जिस समुद्री दैत्य ने तुम पर हमला किया वो बेहद ताकतवर था और उसके शरीर के आसपास जहरीले डंक थे। इस वजह से वो तुम्हारे शरीर को इतना नुकसान पहुंचा पाया। छोटे दोस्त, तुमने सच में भारत देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इतना कहने के बाद शिवा ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि उस पांडा को बचाना मुश्किल है, लेकिन शिवा ने तय कर लिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। बाकी वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये पूरी तरह से उस पांडा की इच्छा शक्ति पर निर्भर था। फिर लगभग 6-7 घंटे बीतने के बाद छोटा पांडा पट्टियों से पूरी तरीके से ढक चुका था और बिल्कुल इजिप्ट की मम्मी की तरह लगने लगा था। ये देखने के बाद शिवा ने धरती के शुद्ध सत्व की 2 बॉटल्स पांडा के ऊपर डाली। फिर शांति से कहा, तुम अच्छे से आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं और तुम्हें अच्छा लगे इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाता हूं। अगर तुम्हें समझ आए तो कहानी से सीख जरूर लेना। ये कहने के बाद शिवा पांडा के पास बैठ गया और उसे कहानी सुनाने लगा। शिवा नहीं जानता था कि कल तक उसका पांडा जिंदा बचेगा या नहीं। इस वजह से वो उसके साथ समय बिता रहा था। वैसे भी उसकी और देश की रक्षा करते हुए ही पांडा इतना घायल हुआ था। बहरहाल ऐसे ही अपने पांडा को कहानी सुनाते सुनाते शिवा की आंख लग गई और वो रात बीत गई। अगले दिन जब शिवा ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पांडा ने भी अपनी आंखें खोल रखी और वो पहले से बेहतर लग रहा है। ये देखने के बाद जब शिवा ने उसकी जांच की तो उसे पता चला कि भले ही पांडा के दिल की धड़कन थोड़ी धीमी है, लेकिन वो ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से शिवा ने खुश होते हुए कहा, मानना पड़ेगा छोटे दोस्त, तुम सच में काफी ताकतवर हो। इतना कहने के बाद शिवा ने उसे पिलाने के लिए धरती के शुद्ध सत्व की बोतल निकाली, लेकिन ये देखकर पांडा ने अपना सर ना में हिलाया और अपने नुकीले दांत शिवा को दिखाने लगा। शिवा पहले भी अपने पांडा के साथ रह चुका था, इसीलिए वो उसका मतलब समझ गया और उसने शांति से पूछा, क्या तुम्हारे दांतों में खुजली हो रही? क्या तुम्हें हड्डी खाने का मन कर रहा है? बाहर समुद्री दैत्यों की हड्डियां पड़ी होंगी, मैं अभी लेकर आता हूं। जब पांडा ने सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपना सर हिलाया। ये देखकर शिवा उसके लिए समुद्री दैत्यों की हड्डियां लेने चला गया। किनारे के पास पहुंचने के बाद शिवा ने देखा कि सारे समुद्री दैत्यों की लाशें वहां से हटा दी गई हैं, लेकिन उसने अपनी दूरदृष्टि को फैलाकर वहां की जांच की ताकि अगर एक भी समुद्री दैत्य की लाश मिले तो वो उसे अपने पांडा के खाने के लिए लेकर चला जाए।
कुछ पल तक जांच करने के बाद शिवा को एक समुद्री दैत्य की लाश मिली, जो जमीन के अंदर काफी गहराई में मौजूद थी और आकार में काफी बड़ी थी। जिसे देखने के बाद शिवा उस तरफ गया। फिर उसने एक पांव से जमीन में बड़ा गड्ढा कर दिया और उसके बाद एक हाथ से समुद्री दैत्य की लाश बाहर निकाल ली। लाश निकालने के बाद शिवा ने उसे जमीन पर रखा और जांच करने लगा कि समुद्री दैत्य के शरीर में जहर तो नहीं है। लेकिन साथ ही वो वहां का नजारा देखकर हैरान भी हुआ। आखिर इतने सारे समुद्री दैत्यों की लाशें अचानक से कहां चली गई? कहीं कोई इन समुद्री दैत्यों की लाशें चुरा तो नहीं रहा था? क्या लॉ एनफोर्समेंट समुद्री दैत्य की जांच कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। जल्दी आओ, यहाँ पर भी समुद्री दैत्य मौजूद है। हमारे लोगों को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर शिवा के चेहरे के भाव सख्त हो गए। फिर उसने थोड़ी दूरी पर से आते हुए लगभग 7-8 लोगों की तरफ देखा। उन लोगों के चेहरे पर शिवा के सामने मौजूद समुद्री दैत्य को देखने के बाद काफी उत्सुकता भरे भाव थे और वो उसे लेने के लिए वहां पर आ रहे थे। लेकिन जब उनकी नजर शिवा पर पड़ी तो उन सब के आगे चल रहे आदमी ने कठोर आवाज में कहा, देखो बच्चे, ये समुद्री दैत्य हमारा है, इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर शिवा थोड़ा हैरान नजर आने लगा। फिर उसने गौर किया कि वो लोग ना तो लॉ एनफोर्समेंट टीम से हैं और ना ही वो बाकी आश्रमों से आए लोग थे। इसलिए शिवा उन्हें अजीब तरीके से देखने लगा। वहीं उन आदमियों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, ए बच्चे, क्या तूने हमारी बात नहीं सुनी? दफा हो यहाँ से। उसकी बात सुनकर शिवा के चेहरे पर एक कठोर मुस्कुराहट आ गई और उसने अजीब तरीके से कहा, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? उन आदमियों के लीडर ने सुना तो एक चाकू शिवा को दिखाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू कोई आवारा लड़का है, लेकिन तू हमें नहीं जानता शायद। हम ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं और ये शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ तक कि जनरल अवंतिका को भी हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चलो भाइयों, जल्दी से समुद्री दैत्यों को उठाओ। जब बाकियों ने अपने लीडर की बात सुनी तो तुरंत समुद्री दैत्य की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन शिवा ने उन्हें कठोर नजरों से देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम चलकर वापस जा पाओगे। इतना कहने के बाद शिवा ने अपने हाथ को हवा में हिलाया, जिसके बाद उन आदमियों के लीडर के हाथ में मौजूद चाकू हवा में उड़ गया और फिर सीधा लीडर की कलाई पर गिरा। इस वजह से उसका सीधा हाथ कटकर जमीन पर गिर गया और उसका खून बहने लगा। लेकिन शिवा यहीं नहीं रुका। उसने बाकी सभी के हाथों में मौजूद चाकुओं को भी हवा में उड़ा दिया। फिर अपने हाथ के इशारे से उन सब के हाथ पांव काट दिए। ये सब इतना अचानक हुआ कि कुछ पल तक तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर सभी हैरान नजर आने लगे और दर्द से चिल्लाने लगे। ये देखने के बाद शिवा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग कौन हो? हाँ? ये सुनकर उन सभी आदमियों ने घुटनों के बल बैठकर कहा, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो प्लीज। असल में वो सभी आदमी उस शहर में आम लोगों को परेशान करते रहते थे। कोई भी अगर उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करता था तो उसके हाथ पैर तोड़ देते थे। वैसे भी ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे शहर की सबसे ताकतवर कंपनी थी। इस वजह से समुद्री दैत्यों के हमले के बाद उन लोगों ने भी अपना मुनाफा कमाने की कोशिशें की। वो लोग जानते थे कि समुद्री दैत्यों की लाशें बाहरी देशों को बड़ी कीमत पर बेची जा सकती है, इसीलिए वो लोग अक्सर समुद्री दैत्यों की लाशों को चुराया करते थे। लेकिन आज उनका सामना शिवा जैसे भयानक इंसान से हो गया था, जो अपने एक इशारे पर किसी को भी मार सकता है। शिवा ने सभी चाकुओं को हवा में उड़ा रखा था। ये देखने के बाद उनके लीडर ने डरते हुए कहा, अरे भैया प्लीज हमें जाने दीजिए, हम गलत थे। हम आपको भुगतान के तौर पर 10 समुद्री दैत्य दे देंगे, नहीं 100 दे देंगे, लेकिन प्लीज हमें मत मारो।
उन आदमियों के लीडर की बात सुनकर शिवा हैरान लगने लगा और सोचने लगा कि उन लोगों के पास कितने समुद्री दैत्यों की लाशें मौजूद हैं। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने गंभीरता से पूछा, तुम ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो ना? तुम्हारा चेयरमैन कौन है? शिवा का सवाल सुनकर उन लोगों ने तुरंत जवाब दिया, हमारे चेयरमैन रवीश जयदेव हैं। हम सब उनके लिए ही काम करते हैं और उनके ही आदेश का पालन कर रहे हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज हमें जाने दीजिए। शिवा ने सुना तो गहरी आवाज में कहा, जाओ जाकर अपने चेयरमैन रवीश जयदेव को बता दो कि आज से उसका ये धंधा बंद हो जाना चाहिए, और हाँ, उसे सारे समुद्री दैत्यों की लाशें लौटानी पड़ेंगी। जब उन आदमियों ने सुना तो उन्हें शिवा के शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, हम उन्हें बता देंगे। इतना कहने के बाद वो लोग तुरंत वहां से जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उनमें से एक ने पूछा, बड़े भाई, हम आपका संदेश पहुंचा तो देंगे, लेकिन क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? चेयरमैन को आपका नाम भी तो बताना पड़ेगा। यह सुनकर शिवा ने गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम शिवा शास्त्री है। इतना कहने के बाद शिवा ने सारे चाकुओं को जमीन पर गिरा दिया और समुद्री दैत्य की लाश लेकर वहां से चला गया। वो आदमी भी अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। वैसे तो उन्हें शिवा का नाम सुना सुना लग रहा था, लेकिन इस वक्त उनके लिए अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसीलिए शिवा के बारे में सोचे बिना वो तुरंत भाग गए। वहीं दूसरी ओर शिवा जब अपने होटल पहुंचा तो वहां पर लॉ एनफोर्समेंट टीम के 2 ऑफिसर मौजूद थे। उन्हें देखने के बाद शिवा ने कठोर आवाज में कहा, क्या तुम लोग ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जानते हो? शिवा का सवाल सुनकर ऑफिसर्स ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। वो रामेश्वरम की सबसे बड़ी कंपनी है और हमने उनकी कंपनी के साथ कुछ सामान का सौदा भी किया है। इसके अलावा कभी कभार उनके जरिए हमें दिव्य गिरिजा संप्रदाय के बारे में जानकारी भी मिल जाती है, लेकिन वो जानकारी किस प्रकार की होती है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर शिवा ने कठोर आवाज में कहा, मैंने अभी उनके कुछ आदमियों को देखा। वो लोग समुद्री दैत्यों की लाशों की चोरी कर रहे थे। उन्होंने मुझसे भी लाश छीनने की कोशिश की। जाओ जाकर इस बारे में जनरल अवंतिका को बताओ। हमें ऐसी चीजों से सावधान रहना होगा। ऑफिसर ने सुना तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वो सोचने लगे कि आखिर किसने दिव्यनागों के राजा शिवा को लूटने की हिम्मत की। बेशक उनका हाल बेहद बुरा हुआ होगा, लेकिन ये मामला काफी गंभीर था, इसीलिए वो लोग तुरंत इस बारे में जनरल अवंतिका को बताने चले गए। जनरल अवंतिका काफी दिनों से सोई नहीं थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम करने थे। इस बार रिपोर्टर्स की वजह से समुद्री दैत्यों की खबर हर जगह फैल गई थी, इसलिए सरकार को सारी जानकारी रिपोर्ट के जरिए देनी पड़ रही थी और ऐसी बहुत सारी परेशानियां थी जिनसे जनरल अवंतिका को निपटना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही जनरल अवंतिका को खबर मिली कि ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने शिवा को नाराज कर दिया है, तो वो भी गुस्से से भर गई और उसने तेज आवाज में कहा, वो कमीने ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? उन्होंने इस बार सच में हद पार कर दी। जब जनरल शालीन ने सुना तो गहरी आवाज में कहा, दिव्यनागों के राजा शिवा ने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके हाथ पैर काट दिए। मतलब कि वो सच में बेहद गुस्सा है। हम अब इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर जनरल अवंतिका ने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेशक हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ये लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इतने बुरे हैं कि चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनरल अवंतिका की बात सुनकर जनरल शालीन ने उनका गुस्सा शांत करवाया। फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैसे अगर सच कहा जाए तो भले ही समुद्री दैत्य बेहद खतरनाक हैं, लेकिन उनका शरीर काफी काम का है। उस बड़ी सी व्हेल के शरीर को ही देख लीजिए।
उसकी मदद से हमने हमारे लिए कवच बनाए, जिसकी वजह से जंग के मैदान में हमारा काफी फायदा हुआ और ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी आश्रमों के लोग भी समुद्री दैत्यों के शरीर के लिए लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले ही एक लड़ाई हुई है। तब अगर हमारे ऑफिसर्स वहां नहीं पहुंचते तो शायद किसी की मौत भी हो सकती थी। उसके बाद सुनकर जनरल अवंतिका ने हैरानी से कहा, क्या? आखिर ये सब हो क्या रहा है? हम सभी लोगों ने जंग के मैदान में साथ में लड़ाई की है, फिर भी वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। बताओ, लड़ाई पहले किसने शुरू की? क्या शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग भी वहां मौजूद थे? असल में अगर शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग इस लड़ाई में शामिल होते तो उनके लिए परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शेषनाग शक्ति आश्रम शिवा का था। लेकिन जनरल शालीन ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, मैंने इस बारे में पहले ही पता कर लिया है। वहां पर शेषनाग शक्ति आश्रम से कोई भी नहीं था। वो सभी लोग जंग के बाद कैंप में चले गए। उसके बाद से कोई भी नजर नहीं आया। आचार्य नल ने बस हम तक संदेश पहुंचाया कि अगर कोई भी काम हो तो हम उन्हें बुला लें। समुद्री दैत्यों के शरीर के लिए लड़ाई तो बाकी आश्रमों के लोग कर रहे हैं। जनरल अवंतिका ने सुना तो उसकी जान में जान आई और उसने धीमी आवाज में कहा, दिव्यनागों के राजा शिवा ने हमारी सबसे ज्यादा मदद की है और वो काफी समझदार भी। वहीं दूसरी ओर बाकी आश्रमों के लोग शुरुआत से ही हमारी बात नहीं मानते। मुझे लगा था कि इस बार साथ में जंग लड़ने के बाद वो लोग सुधर जाएंगे, लेकिन वो तो समुद्री दैत्यों की लाशों के लिए लड़ रहे हैं। पर देखा जाए तो इसमें उनका कोई दोष भी नहीं। वैसे भी इस बार जंग की स्थिति काफी गंभीर थी और वो लोग हमारी मदद करने के लिए आए तो बदले में अपना फायदा तो जरूर देखेंगे। वैसे भी वो सभी भारत के सबसे शक्तिशाली आश्रमों में से, तो हमारी बात भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते और सच कहा जाए तो उन्हें समुद्री दैत्यों की लाशें लेने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने मदद की है तो उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बहुत जहरीले समुद्री दैत्यों का हमला हुआ है, तो हमें उन पर रिसर्च करके उनके जहर का तोड़ बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में हमारे लिए परेशानी हो सकती है। असल में जनरल अवंतिका इस वक्त बेहद गुस्से में थी और उनकी मजबूरी ये थी कि वो किसी पर अपना गुस्सा निकाल भी नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने खुद से ही चिल्लाते हुए कहा, इस बार हम किसी को भी परेशानी खड़ी नहीं करने देंगे। अगर देश में विकट परिस्थिति होने के बाद भी कोई पैसे कमाने के बारे में सोचेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और शुरुआत ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होगी। इतना कहने के बाद जनरल अवंतिका के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वहीं दूसरी ओर ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी शेयर होल्डर और इंपॉर्टेंट लोग आ चुके थे। उनके चेयरमैन रवीश जयदेव, जो लगभग 70 साल के बूढ़े आदमी थे, वो भी वहां मौजूद थे और इस वक्त उनके चेहरे पर सख्त भाव थे। उनके ठीक पास में उनके दोनों बेटे बैठे थे। उनमें से एक लगभग 40 साल का था और दूसरे की उम्र 20 साल से थोड़ी ज्यादा थी। वो दोनों ही कंपनी में ऊंचे ओहदे पर थे और उन पर चेयरमैन हमेशा अपना प्यार बरसाते रहते थे, खासकर अपने छोटे बेटे मयंक जयदेव पर। यहाँ तक कि समुद्री दैत्यों की लाशों का काम भी उन्होंने मयंक को ही सौंप रखा था। इसके अलावा रवीश जयदेव के दूसरी तरफ 2 विदेशी आदमी मौजूद थे। उनके चेहरे पर बेहद भयानक भाव थे और दाढ़ी की वजह से वो बेहद खतरनाक लग रहे थे। आखिर कौन है विदेशी लोग जो ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद थे? ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के पास असल में पिछले कुछ दिनों से ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत मुनाफा हुआ था, इसीलिए सब बेहद खुश थे। चेयरमैन रवीश ने अपने छोटे बेटे की तारीफ करते हुए कहा, मयंक, तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया। हमारी कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है, इसलिए कंपनी में शामिल किए गए तुम्हारे नए गुंडों से हमें कोई एतराज नहीं। जब मयंक ने सुना तो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा,
असल में उन सभी ने सुना था कि किनारे पर बहुत सारे समुद्री दैत्य मौजूद हैं, इसलिए वो वहां पर चले गए। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट टीम ने उन्हें किनारे के ज्यादा नजदीक जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने उन सभी को अपने साथ शामिल कर लिया। देखा जाए तो अगर हमारी कंपनी ने इन जैसे 2000 लोगों को भी काम पर रख लिया तो 3 साल के अंदर ही हमारी कंपनी धरती के शुद्ध सत्व की कंपनी को पीछे छोड़ देगी। ये सुनकर बाकी सभी लोग बेहद खुश हो गए। तभी मयंक के भाई दीपक ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, छोटे भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो इतनी जल्दी कोई नई योजना नहीं बना पाता। वैसे अब जब हमारे पास समुद्री दैत्यों की लाशें मौजूद हैं तो हम और लोगों को काम पर रख सकते हैं। फिर शायद कुछ सालों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ ही महीनों में हम बाकी आश्रमों जितने अमीर हो जाएंगे। उसके बाद पापा यहाँ अपना खुद का आश्रम बनाकर महागुरु बन जाएंगे। दीपक की बात सुनकर चेयरमैन रवीश ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे ही साथ में काम करते रहोगे तो हमारा काफी मुनाफा होगा। वैसे महागुरु बनना इतना आसान नहीं है। पैसों के अलावा मुझे अपने शरीर के सातों चक्र जागृत करने होंगे। अभी तो मैं केवल 6 चक्र ही जागृत कर पाया हूँ। अगर मैं जवान होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए आगे बढ़ पाना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन तुम दोनों के पास अभी भी मौका है। उसकी बात सुनकर दीपक ने तुरंत कहा, जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन पापा, आप धरती के शुद्ध सत्व का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। वैसे भी अब तो हम इतने अमीर हैं कि हर दिन धरती के शुद्ध सत्व से नहा सकते हैं। चेयरमैन रवीश ने सुना तो वो काफी खुश लगने लगे। फिर भी उन्होंने सभी को याद दिलाते हुए कहा, भले ही अभी हमें काफी मुनाफा हुआ है, लेकिन हम घमंडी बर्ताव नहीं कर सकते। वैसे भी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हमें लॉ एनफोर्समेंट टीम से सौदा करना होगा। एक काम करो, किसी को जनरल अवंतिका से मिलने भेजो। जब मयंक ने जनरल अवंतिका का नाम सुना तो वो तुरंत गुस्सा हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, उस औरत को सच में एहसान चुकाना नहीं आता। 2 दिन पहले मैं उससे मिलने गया था, लेकिन मैं पूरी बात कर पाता इससे पहले ही उसने मुझे भगा दिया। क्या उसे सच में लगता है कि वो आचार्य योग माया है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? ये सुनकर चेयरमैन रवीश ने गहरी आवाज में कहा, अब क्योंकि हम व्यापारी हैं, इसलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करो, 1-2 बार और उससे मिलने जाओ। अगर फिर भी वो हमारी बात ना माने तो हम किसी और के साथ सौदा करेंगे। वैसे भी अभी केवल लॉ एनफोर्समेंट टीम किनारे पर नहीं है, बल्कि बाकी आश्रमों के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी हॉल के बाहर से किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगी, चेयरमैन प्लीज बचाइए। अरे हमें चेयरमैन को एक जरूरी बात बतानी है, हमें जाने दो। ये कहने के बाद कुछ लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में घुस आए थे। ये वही गुंडे थे जिन्हें शिवा ने मारा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के बाद उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, चेयरमैन हमें मारा गया है, हमारे आदमियों के हाथ पैर काट दिए गए, हमें इंसाफ चाहिए। उन गुंडों की बात सुनकर चेयरमैन रवीश ने गुस्से में कहा, पहले तुम सब अपना मुंह बंद करो, फिर कोई एक शुरुआत से जो हुआ वो बताओ। उनकी बात सुनकर एक गुंडा जो अभी भी अपने होश में था, उसने दर्द से कराहते हुए कहा, चेयरमैन, आज जब हम समुद्री दैत्यों की लाशें लेने गए तब एक जवान लड़के के पास एक समुद्री दैत्य की लाश मौजूद थी जो काफी खास लग रही थी। इसलिए हमने उससे लाश छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारे हाथ पांव काट दिए। चेयरमैन, हमने उस पर पहले हमला भी नहीं किया, बस उसे डराने की कोशिश की, इतने में ही उसने हम पर हमला कर दिया। चेयरमैन रवीश ने सुना तो उनके घावों की जांच करते हुए कहा, अच्छे से बताओ कि आखिर उसने तुम्हें कैसे मारा? तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जब उस गुंडे ने सुना तो सब कुछ याद करते हुए कहा, वैसे तो हम भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन हमारे कुछ आदमियों के हाथ में जो चाकू थे वो अचानक से हवा में उड़ने लगे और फिर हम लोगों के हाथ पांव पर हमला हुआ। हम तो भागना चाहते थे, लेकिन हमें वक्त ही नहीं मिला। सच में वो नजारा बेहद भयानक था। यह सुनकर दीपक ने उनके हाथ में मौजूद एक चाकू को देखते हुए कहा, यह कोई जादुई हथियार नहीं है और इसकी धार भी ज्यादा तेज नहीं है। फिर उसने ऐसा कैसे किया होगा? क्या तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? दीपक की बात सुनकर गुंडों में से एक ने कहा, नहीं, ऐसा ही हुआ। वो लड़का तो अपनी जगह से हिला भी नहीं।
और न ही उसके पास कोई हथियार मौजूद था। उसने बस अपने हाथ के इशारे से ही हमारे हाथ काट दिए। उसकी बात सुनकर चेयरमैन रवीश ने चेहरे पर गंभीर भावों के साथ कहा, अगर ऐसा है तो बेशक वो लड़का कोई महान योद्धा होगा या उसने किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, पर क्या तुमने उसे हमारी कंपनी का नाम नहीं बताया? गुंडों ने सुना तो तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने कंपनी और आपका नाम लिया था, लेकिन उस लड़के ने आपकी भी फिक्र नहीं की, बल्कि आप तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा। उसने कहा कि हम सारे समुद्री दैत्यों की लाशें लौटा दें। अगर हम लोगों ने ऐसी परिस्थिति में पैसे कमाने के बारे में सोचा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। जब चेयरमैन रवीश ने सुना तो गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बज़ात कहीं का, उसने हमारे शहर में रहते हुए हमसे उलझने की हिम्मत की। शायद वो मरना चाहता है। जाओ जाकर पता करो कि वो कौन है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एक गुंडे ने तुरंत कहा, अरे हाँ, उस लड़के ने अपना नाम भी बताया था। उसका नाम शिवा शास्त्री है और अगर वो दोबारा हमारे सामने आया तो हम उसे पहचान लेंगे। उस गुंडे की बात सुनकर दीपक ने अजीब तरीके से कहा, शिवा शास्त्री? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम सुना है? उसकी बात सुनने के बाद चेयरमैन रवीश के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, एक सेकंड, जरा मुझे देवनागों के राजा शिवा का पूरा नाम बताना। दीपक ने सुना तो हैरानी से कहा, उनका नाम भी शिवा शास्त्री है। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना तो वो लोग हड़बड़ा गए और उन्होंने अजीब तरीके से कहना शुरू कर दिया, शिवा शास्त्री? क्या सच में वो देवनागों के राजा शिवा थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर तुम लोग अपनी गलती छुपाने के लिए उनका नाम ले रहे हो। ये सुनने के बाद दीपक ने गहरी आवाज में कहा, हम सच में इस बार काफी बड़ी मुश्किल में फंस गए। अपने भाई की बात सुनकर मयंक ने घमंडी लहजे में कहा, वो मामूली सा देवनागों का राजा हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। भैया, अब आपकी उम्र हो गई, इसलिए आप छोटी छोटी बातों से डरने लगे हैं। ये हमारा इलाका है, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमें हाथ तक नहीं लगा सकता। उसकी बात सुनकर चेयरमैन रवीश ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, भले ही हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम घमंडी बर्ताव भी नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में वो लड़का दिव्यनागों का राजा ही था? दीपक ने सुना तो अजीब तरीके से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? क्या हमारे लोगों से सुनने में गलती हो गई, या फिर उस नौजवान लड़के ने देवनागों के राजा के नाम का इस्तेमाल किया? जब चेयरमैन रवीश ने सुना तो गंभीरता से कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमसे झूठ बोलेंगे। हालांकि हो सकता है कि इन लोगों ने गलत सुना हो, लेकिन देवनागों के राजा शिवा भी कई बार उटपटांग हरकतें करते हैं, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे तुम लोगों ने कहा कि तुम जब वहां पहुंचे तो वो नौजवान लड़का समुद्री दैत्य की लाश ले जा रहा था, क्यों, है ना? ये सुनकर गुंडों ने तुरंत अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, हमें तब अचानक से एक आवाज आई थी, इसलिए हम वहां पर पहुंचे। हमने देखा कि उस नौजवान ने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा है और वो उस समुद्री दैत्य की लाश को देख रहा है। इस वजह से हमने उस पर सीधा हमला नहीं किया। गुंडों की बात सुनकर चेयरमैन रवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, सच सामने आ गया। अगर वो लड़का सच में देवनागों का राजा शिवा होता तो खुद से जमीन में गड्ढा खोदकर समुद्री दैत्य की लाश क्यों निकालता? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी सहमत लगने लगे। वहीं चेयरमैन रवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, देवनागों के राजा बेशक अपने साथ अपने लोगों को लेकर जाते होंगे। आखिरकार दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं, फिर वो अकेले क्यों घूमेंगे? इसके अलावा वो गड्ढा खोदने जैसा काम क्यों करेंगे? इसलिए ये बात तो साफ हो गई है कि वो नौजवान लड़का बस झूठ बोल रहा था। मयंक ने सुना तो खुश लगते हुए कहा, हाँ, सही कहा पापा, आप सच में बेहद समझदार हैं। वो नौजवान लड़का बस दिखावा कर रहा होगा। जब दीपक ने सुना तो कुछ सोचते हुए कहा, अगर सच में इन लोगों ने दिव्यनागों के राजा शिवा को नाराज किया होता तो वो उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देते। उन्होंने अपने हर दुश्मन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, चाहे वो महान महागुरुओं का कबीला हो, भृंगराज आश्रम हो, या फिर टाइगर ऑफ इंडिया गैंग।
इसके अलावा मुझे खबर मिली है कि शेषनाग शक्ति आश्रम के लोगों और दिव्यनागों के राजा शिवा को समुद्री दैत्यों की लाशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बेशक वो नौजवान कोई बहरूपिया होगा। ये सुनने के बाद बाकी लोगों ने भी खुश लगते हुए कहा, पता नहीं किसने दिव्यनागों के राजा होने का दिखावा किया, लेकिन अच्छा ही है कि वो असली दिव्यनागों के राजा नहीं है। इसके अलावा उसने समुद्री दैत्यों की लाशें लौटाने को कहा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा लॉ एनफोर्समेंट टीम का होता। पर वो लोग भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यानी किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत की है। यह सुनकर चेयरमैन रवीश ने गहरी आवाज में कहा, वैसे भले ही हमें पता है कि वो नौजवान लड़का दिव्यनागों का राजा शिवा नहीं है, लेकिन हमें दिव्यनागों के राजा शिवा से मिलकर एक बार इस बात को सुनिश्चित करना होगा। चेयरमैन रवीश की बात सुनकर मयंक ने तुरंत उत्सुकता से कहा, 2 दिन बाद मैं वैसे भी दिव्यनागों के राजा शिवा से मिलने जाने के बारे में सोच रहा था, तो आप ये काम मुझे सौंप दीजिए। उसकी बात सुनकर चेयरमैन रवीश ने चेहरे पर गंभीर भावों के साथ कहा, बहुत अच्छे, तो मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। वैसे सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा विरोधी कौन है। अगर कोई भी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे आदमियों को चोट पहुंचाने वाले इंसान को इसकी 10 गुना भारी कीमत चुकानी होगी। अब सभी को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने ताकतवर हैं। सभी लोगों ने सुना तो वो भी अपना सर सहमति में हिलाने लगे। तभी कुछ कर्मचारियों ने वहां पर आकर हड़बड़ाते हुए कहा, चेयरमैन, एक बड़ी खबर है। लॉ एनफोर्समेंट टीम के बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पर आ गए हैं। जब चेयरमैन रवीश ने सुना तो लगभग चिल्लाते हुए कहा, अच्छा है, अगर हम लोगों ने समय पर लॉ एनफोर्समेंट टीम को चीजें ना दी होती तो सभी ऑफिसर्स मारे जाते। फिर भी उन लोगों ने हमारे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत की। एक काम करो, उन सभी को कंपनी के बाहर रोको और उन्हें उस बहरूपिये को पकड़ कर लाने को कहो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आखिर कौन है ये ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन और उसके बेटे? आखिर ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लॉ एनफोर्समेंट टीम की क्या मदद की? क्या ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग समुद्री दैत्यों की लाश लौटाएंगे या फिर? चेयरमैन की बात सुनकर कर्मचारी तुरंत वहां से चले गए। मयंक भी अपने कुछ आदमी लेकर कंपनी से बाहर आया। कंपनी के बाहर लगभग 60 लॉ एनफोर्समेंट टीम के ऑफिसर्स मौजूद थे, जिनका नेतृत्व जनरल शालीन कर रहा था। वो अपनी गाड़ी में ही बैठा था, लेकिन जब उसने बहुत सारे गुंडों को वहां पर मौजूद देखा तो वो समझ गया कि ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही सारी तैयारी कर ली है और उनसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। फिर जब मयंक ने जनरल शालीन को देखा तो घमंड भरे लहजे में कहा, अरे जनरल शालीन, आप यहाँ हमारे ऑफिस क्यों आए? आखिर हमसे आपको क्या काम आन पड़ा? जनरल शालीन ने सुना तो तेज आवाज में कहा, ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने क्या किया है ये तुम लोग नहीं जानते क्या? तुम लोग सच में बेहद घमंडी हो, यहाँ तक कि तुमने तो दिव्यनागों के राजा शिवा को भी गुस्सा दिला दिया है। लगता है तुम्हारी जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो गई है। यह सुनकर मयंक समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसकी नजरों में शिवा ज्यादा महत्व नहीं रखता था, इसलिए उसने अजीब तरीके से कहा, आखिर दिव्यनागों के राजा शिवा बीच में कहां से आ गए? वैसे हम तुम्हारे पास ही आने वाले थे। तुम्हारे लोगों में से किसी ने हमारे आदमियों के हाथ पैर काट दिए हैं। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जल्दी से हमें उस लड़के को सौंप दो। मयंक की बात सुनकर जनरल शालीन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हारी कंपनी और तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। वैसे तो तुम लोग सालों से समुद्री दैत्यों को चुराते आए हो, लेकिन आज हम इस मामले को जाने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर मयंक ने अनजान लगते हुए कहा, कौन से समुद्री दैत्य? हमने तो कुछ भी नहीं चुराया। देखो, तुम हम पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। क्या तुम्हें हमारी कंपनी के आसपास समुद्री दैत्यों के शरीर नजर आ रहे हैं? नहीं ना? जनरल शालीन ने सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, चेयरमैन रवीश को यहाँ आने को कहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब मयंक ने सुना तो चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ करना, लेकिन मेरे पापा बहुत व्यस्त हैं।
अगर लॉ एनफोर्समेंट टीम को हमसे कुछ काम है तो जनरल अवंतिका को खुद अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा। रही बात तुम्हारी, तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि मेरे पापा से बात कर सको। यह सुनकर जनरल शालीन ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, मयंक, तुम सच में हमें सबके सामने उकसाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? इतना कहने के बाद उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया। बाकी ऑफिसर्स जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने भी अपनी अपनी तलवार निकाल ली और वो गुस्से में वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगे। तभी दीपक ने बिल्डिंग से बाहर आते हुए कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जनरल शालीन, क्या आप इतने सारे लोगों के सामने किसी को मारने वाले हैं? आप लोग लॉ एनफोर्समेंट टीम से जो कलरीपयट्टू के महारथियों और योद्धाओं को काबू में रखने के लिए बनाई गई है, लेकिन हम व्यापारी हैं। इसके अलावा यहाँ पर विदेशी कंपनी के भी लोग आए। अगर आप लोग सरकार के हाथों से सजा पाना चाहते हैं तो शौक से हम पर हमला कीजिए। दीपक की बात सुनकर जनरल शालीन के चेहरे के भाव बदल गए। सरकार और उनके आचार्य योग माया ने आपस में समझौता किया था। इस वजह से लॉ एनफोर्समेंट टीम हमेशा कानून का पालन करती थी, लेकिन वो इस मामले को ऐसे जाने भी नहीं दे सकते थे। जनरल शालीन फिलहाल इसी कश्मकश में था। तभी मयंक ने चेहरे पर घमंड भरे भावों के साथ हंसते हुए कहा, लॉ एनफोर्समेंट टीम को सच में लगता है कि वो पहले जितनी ताकतवर है। मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कौन मुझे हाथ लगा सकता है। मेरे सभी आदमी ध्यान से सुनो, अगर इनमें से कोई भी कंपनी में घुसने की हिम्मत करेगा तो उसे बुरी तरीके से पीट देना, और कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी गुंडों ने तेज आवाज में कहा, ठीक है बॉस। असल में उस समय दोनों पक्षों में बहुत सारे कलरीपयट्टू के महारथी मौजूद थे और वो सभी बेहद ताकतवर थे, लेकिन कोई भी पहले लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते थे। भले ही मयंक ने सबके सामने लॉ एनफोर्समेंट टीम को धमकी दी थी, लेकिन वो सच में किसी को मारने वाला नहीं था, क्योंकि अगर इस बात की खबर लॉ एनफोर्समेंट टीम के मेन जनरल तक पहुंची तो बेशक सभी गुस्से से भर उठेंगे। तब तो उनकी कंपनी में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पैसों के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उन्होंने भी खतरा मोल लिया था। इसके अलावा वो लोग जानते थे कि लॉ एनफोर्समेंट टीम कानून नहीं तोड़ेगी, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने दिव्य नागों के राजा शिवा को नाराज किया था। ये ऐसी गलती थी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। इस बारे में सोचते हुए जनरल शालीन ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, चेयरमैन रवीश, तुम कब तक इस बिल्डिंग में छुपे रहोगे? हाँ? लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग से कोई भी बाहर नहीं आया। ये देखने के बाद जनरल शालीन और ज्यादा गुस्सा हो गया। तभी मयंक ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मेरे दिन के खाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ अपने पापा के साथ लंच करने। जनरल शालीन, अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो कर सकते हो। इतना कहने के बाद मयंक वहां से चला गया और उसे जाता देखकर जनरल शालीन का गुस्सा बढ़ गया। जब दीपक ने देखा तो वो भी मुस्कुराते हुए वापस बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद दीपक ने चेहरे पर थोड़ी चिंता के साथ कहा, पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि लॉ एनफोर्समेंट टीम इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली है। चेयरमैन रवीश ने सुना तो खिड़की से लॉ एनफोर्समेंट टीम को देखते हुए कहा, अगर वो नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, फ्री में कम से कम सिक्योरिटी का काम तो हो ही जाएगा। वैसे भी ऐसे ही हम हर किसी को कंपनी में थोड़ा ना आने दे सकते हैं। जब मयंक ने सुना तो हंसते हुए कहा, मुझे आज से पहले इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ। एक जनरल होने के बावजूद भी कैसे वो बाहर खड़ा है। देखा जाए तो मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। अगर आज मैं ऐसा नहीं करता तो वो अपनी औकात भूल जाता। वैसे अगर हम लॉ एनफोर्समेंट टीम को ऐसे रोक कर रखेंगे तो वो जनरल अवंतिका तक ये खबर पहुंचाएंगे। फिर अगर वो खुद यहाँ पर आई तो हम क्या करेंगे? अभी फिलहाल जनरल अवंतिका सभी आश्रमों का नेतृत्व कर रही हैं, तो क्या हम उनका गुस्सा बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सुनकर चेयरमैन रवीश ने शांति से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। लॉ एनफोर्समेंट टीम भले ही फिलहाल सभी आश्रमों को निर्देश दे रही है, लेकिन इसका मतलब है कि उनके पास ज्यादा लड़ने के लिए ऑफिसर नहीं है, तो हमें बस बाकी आश्रमों के साथ हाथ मिलाना होगा। उसके बाद जनरल अवंतिका और बाकी सबको हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
मयंक, तुमने कहा था ना कि तुम इस मामले को संभालना चाहते हो, तो जाओ, जाकर दिव्य नागों के राजा से व्यापार की बात करो। अगर वो हमारे साथ मिल गए तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चेयरमैन रवेश की बात सुनकर मयंक ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने सुना है कि दिव्य नागों के राजा बहुत जवान हैं, तो बेशक उन्हें दुनियादारी के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, इसलिए उन्हें बहकाना मेरे लिए आसान होगा। आप बस खुशखबरी का इंतजार कीजिए। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। शाम के वक्त शिवा अपने पांडा का ख्याल रख रहा था, जो समुद्री दैत्य की हड्डियां खाने के बाद काफी बेहतर हो गया था। ये देखने के बाद शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बाकियों से अलग हो, तुम्हें बैम्बो की बजाय सख्त चीजें खाना पसंद है। लगता है भविष्य में तुम्हारे लिए सोने की ईंटें लानी पड़ेंगी। जब पांडा ने सुना तो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। तभी वहां पर लॉ एनफोर्समेंट टीम के ऑफिसर ने आकर कहा, दिव्य नागों के राजा शिवा, मिस्टर मयंक जयदेव आपसे मिलने आए। वो खुद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्या हम उन्हें अंदर आने दें? ये सुनकर शिवा ने अपनी दूरदृष्टि की मदद से आसपास की जांच की। तब उसे एक नौजवान लड़का नजर आया। वो दिखने में जाना पहचाना लग रहा था। ये देखने के बाद शिवा ने शांति से कहा, ठीक है, उसे आने दो। शिवा की बात सुनकर ऑफिसर्स वहां से चले गए। फिर कुछ पल बाद मयंक वहां पर आ गया। जब उसने शिवा को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य नागों के राजा इतने जवान होंगे। लेकिन उसने जल्दी से हैरानी से बाहर आते हुए कहा, दिव्य नागों के राजा शिवा, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मैं मयंक, ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। आज मैं यहाँ अपने पापा यानी कि कंपनी के चेयरमैन की तरफ से आपसे मिलने आया। उसकी बात सुनकर शिवा ने शांति से कहा, अच्छा, ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, ठीक है, आओ बैठो। मयंक ने सुना तो उसने कई बार शिवा का धन्यवाद किया। फिर बैठने के बाद विनम्रता से कहा, दिव्य नागों के राजा शिवा, वैसे पहली बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं। लगभग 2 दिन पहले हम जनरल अवंतिका के ऑफिस के बाहर मिले थे। उस समय पर मुझे पता नहीं था कि आप ही दिव्य नागों के राजा हैं, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया। जब शिवा ने ये सुना तो उसे भी याद आया कि उसने काला चश्मा पहने एक आदमी को उस दिन देखा था। अब समझ आया कि उसे वो जाना पहचाना क्यों लग रहा था। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने शांति से कहा, हाँ, मुझे याद है। यह सुनकर मयंक ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, इस वजह से मैं थोड़ा हैरान हूं। वैसे आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, दिव्य नागों के राजा। मेरे आदमियों ने आपको नाराज करने की हिम्मत की और उस समुद्री दैत्य को छीनने की कोशिश की जो आपको चाहिए था। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो तो अच्छा हुआ कि आपने उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें अच्छा सबक सिखाया। इतना कहने के बाद वो शिवा के चेहरे के भावों पर गौर करने लगा। तभी शिवा ने गहरी आवाज में कहा, यह स्वाभाविक है कि उन लोगों ने ऐसा पहली बार नहीं किया, इसलिए चेतावनी के तौर पर मैंने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी कंपनी परेशानी खड़ी करने में काफी अच्छी है। शिवा की बात सुनकर मयंक दिल ही दिल में काफी घबराने लगा। असल में उसने अभी केवल सच जानने के लिए बात कही थी। वो जानना चाहता था कि क्या सच में उसके लोगों ने शिवा को नाराज किया है। लेकिन अब तो शिवा ने ये बात मान ली थी कि उसने ही उन आदमियों के हाथ पैर तोड़े थे। यह सच में परेशानी की बात थी। इसीलिए मयंक ने गहरी सांस लेकर विनम्रता से कहा, दिव्य नागों के राजा शिवा, आप सच में बेहद समझदार हैं, लेकिन कसम से हमारी कंपनी कभी भी आपको नाराज करना नहीं चाहेगी। इस वजह से मैं खुद आपसे माफी मांगने आया हूं और साथ में उन कमीनों को भी लाया हूं। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास आकर उसने किसी को आवाज लगाई, उन्हें लेकर जल्दी अंदर आओ। उसकी बात सुनने के बाद कुछ 8 लोग आंखों पर पट्टी बांधे इंसानों को लेकर वहां पर आए। उन सभी को लोहे की चेन से बांधा गया था। उनके मुंह पर भी टेप लगाई गई थी। क्या शिवा मयंक और उसके लोगों के झांसे में आ जाएगा? क्या लॉ एनफोर्समेंट टीम और ओशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच झड़प होने वाली है?